खुला आसमान, अथाह जलराशि, विशाल बड़ा जहाज, घुप अंधेरा गवाह बनकर, तूफान आंधी को नज़रअंदाज करते हुए समंदर का सीना चीर कर आगे बढ़ना, बार बार की लूटपाट, विश्वासघात, फटे पुराने कपड़े, पीले मैले दांत, ये सारे विशेषण सिर्फ समुद्री डाकुओं पर ही सटीक बैठते हैं। और समुद्री डाकुओं का सबसे बड़ा डाकू है कैप्टन जैक स्पैरो। डिज्नी की बदौलत समुद्र की वही डाकागिरी की गाथा जीवंत हो उठी रुपहले पर्दे पर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नाम से। डिज्नी के लिए ये फ्रैंचाइजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी है। जबरदस्त लोकप्रियता पाने के साथ साथ हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार सफलता देखी। तेज तर्रार अभिनेता जॉनी डेप द्वारा निभाया गया समुद्री डाकू जैक स्पैरो अब पूरी दुनिया में एक आइकॉनिक पॉप कल्चर बन चुका है। डिज्नी की $4.5 बिलियन की इस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रैंचाइजी के कुछ अनजाने पहलुओं को लेकर आज का ये विशेष पेशकश। पहला, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रैंचाइजी शुरू करने का विचार डिज्नी ने 1990 के दशक में ही कर लिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जुरासिक पार्क के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म बनाने की बातचीत चल रही थी। स्पीलबर्ग चाहते थे कि जादू टोना, फैंटेसी और अलौकिकता से दूर हटकर एक सीधी सादी ऐतिहासिक समुद्री डाकुओं की फिल्म बनाई जाए जिसमें भरपूर एक्शन हो। लेकिन डिज्नी के लिए फैंटेसी और कल्पना के बिना कुछ भी सोचना मुश्किल था। इसलिए स्पीलबर्ग का ये प्रस्ताव डिज्नी को पसंद नहीं आया और प्रोजेक्ट रद्द हो गया। एक समय डिज्नी इस फ्रैंचाइजी को थिएटर में रिलीज करने के बजाय डीवीडी पर रिलीज करने का मन बना रहा था। लेकिन डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म अलादीन के लेखक टेड एलियट और टेरी रॉसियो ने डिज्नी को यकीन दिलाया कि वे दोनों मिलकर कहानी को बेहतर ढंग से तैयार करेंगे। उनकी लिखी स्क्रिप्ट को निर्देशक गोर वर्बिंस्की ने फिल्माया और फिर 2003 में फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल रिलीज हुई। दूसरा, शुरुआत में डिज्नी कैप्टन जैक स्पैरो के व्यक्तित्व को बनाने के लिए दिवंगत अमेरिकी अभिनेता बर्ट लैंकास्टर को मॉडल बनाना चाहता था। ऑस्ट्रेलियाई पटकथा लेखक स्टुअर्ट बैटी जब जैक स्पैरो के चरित्र पर कहानी लिख रहे थे तब उनके दिमाग में अभिनेता ह्यू जैकमैन थे। उनका मानना था कि ह्यू जैकमैन को ही कास्ट किया जाएगा, लेकिन उस समय ह्यू कोई बड़ा सितारा नहीं थे, इसलिए डिज्नी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तीसरा, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड फिल्म में थोड़ा सा बांग्लादेश का भी जुड़ाव है। इस मूवी में अमेरिका प्रवासी बांग्लादेशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनिमेशन एक्सपर्ट नफीस बिन जफर ने टेक्निकल डेवलपर के रूप में काम किया। इसी फिल्म के लिए काम करते हुए वे पहले बांग्लादेशी बने जिन्होंने अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर जीता। 2007 में उन्हें फ्लूइड एनिमेशन के लिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल कैटेगरी में ऑस्कर दिया गया। चौथा, अब बात करते हैं ऑरलैंडो ब्लूम के किरदार विल टर्नर की। इस किरदार के लिए टोबी मगवायर, इवॉन मैकग्रेगर, जूड लॉ, हीथ लेजर जैसे मंझे हुए अभिनेताओं पर विचार किया गया था। यहाँ तक कि लोकी फेम टॉम हिडलिस्टन का नाम भी लिस्ट में था, लेकिन किसी का भी कामयाब चयन नहीं हो पाया और बाद में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 में लेगोलस के रूप में ब्लूम के अभिनय को देखकर उन्हें चुन लिया गया। पांचवा, सब जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूल रूप से डिज्नी की फिल्म है। इसके टाइटल में ही डिज्नी का नाम जुड़ा हुआ था। इसके अलावा फ्रैंचाइजी में कई जगह मिक्की माउस की ईस्टर एग्स डाले गए। पहली फिल्म कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल में तोप से निकला धुआं ऊपर जाकर मिक्की माउस के सर का आकार बनाता है। दूसरी फिल्म में डेड मैन्स चेस्ट का ताला खोलते समय वो मिक्की के सर जैसा दिखता है। तीसरी फिल्म में समुद्री डाकुओं के नक्शे के एक कोने पर तो साफ साफ मिक्की की तस्वीर बनी है। छठा, फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल रिलीज हुई थी 2003 में। उधर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फ्रैंचाइजी का तीसरा पार्ट रिटर्न ऑफ द किंग भी उसी साल रिलीज हुआ। दोनों फिल्मों की एक खास समानता ये रही कि दोनों में मृतकों की सेना दिखाई गई। संयोग से उनका डिजाइन भी लगभग एक जैसा हो गया था। नतीजा ये हुआ कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टीम को मुश्किल का सामना करना पड़ा। कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उन्हें लगा कि उनकी मृत सेना का लुक बदलना पड़ेगा, इसलिए रिटर्न ऑफ द किंग में मृतकों की सेना थोड़ी अजीब लगी तो समझिए वो ब्लैक पर्ल की वजह से था। सातवां, विंटेज आइकॉनिक पिस्टल हाथ में लेकर कैप्टन जैक स्पैरो बेहद जंचते थे। मजे की बात यह है कि वो सच में 18वीं सदी की एक फ्लिंटलॉक पिस्टल थी। फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स ने इसे खरीदा था। कौन जाने शायद उसी पिस्टल से कभी किसी असली डाकू ने समंदर में दहशत फैलाया हो। आठवां, जॉनी डेप ने जैक स्पैरो के किरदार को अमर कर दिया, लेकिन इस किरदार के लिए अभिनेताओं की लंबी लिस्ट थी। डिज्नी शुरू में अमेरिकी कनाडाई अभिनेता जिम कैरी को लेना चाहता था। इसके अलावा मैथ्यू मैकॉनही और रॉबर्ट डी नीरो जैसे बड़े कलाकारों के नाम भी थे, लेकिन आखिरकार ये भूमिका जॉनी डेप के हिस्से आई। नौवां, मेथड एक्टर और वर्सेटाइल अभिनेता के रूप में जॉनी डेप की काफ़ी ख्याति है। उन्होंने हमेशा अलग अलग चरित्रों में खुद को ढाला है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जैक स्पैरो की जगह किसी और को सोचना नामुमकिन है।
लेकिन एक समय डिज्नी ने डेप को ही फ्रेंचाइजी से निकालने की सोच ली थी। कारण ये था कि डेप जैक स्पैरो को अपने हिसाब से गढ़ना चाहते थे। डिज्नी उनकी स्वतंत्रता में दखल देने लगा। डेप अक्सर बड़बड़ाते हुए अजीब हरकतों में डायलॉग बोलते थे जिसे कई लोग समझ ही नहीं पाते। कईयों ने तो सवाल भी उठाया कि क्या वे सच में नशे में हैं। मेकर्स ने सोचा कि शायद उनके संवादों पर सबटाइटल डालना पड़ेगा, लेकिन अंततः कोई भी जॉनी डेप को हटा नहीं सका। 10वां, जॉनी डेप ने कैप्टन जैक स्पैरो के लिए प्रेरणा लूनी ट्यून्स के कार्टून स्कंक, पेपे लो प्यू और रोलिंग स्टोन्स के गिटारिस्ट कीथ रिचर्ड्स से ली थी। डेप का कहना था कि असल में समुद्री डाकू रॉकस्टार जैसे ही होते थे, इसलिए उन्होंने शूटिंग से पहले रिचर्ड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया। उसी वजह से कीथ रिचर्ड्स ने बाद में एट वर्ल्ड्स एंड और ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स में कैप्टन टीग की भूमिका में कैमियो किया। 11वां, जैक स्पैरो, कैप्टन बारबोसा और कैप्टन ब्लैकबियर्ड तीनों किरदार असली ऐतिहासिक शख्सियतों से प्रेरित हैं। जैक स्पैरो का किरदार जॉन वॉर्ड या जैक वॉर्ड पर आधारित है। पक्षी प्रेमी वॉर्ड का उपनाम स्पैरो था। 16वीं सदी में इंग्लैंड सरकार ने उन्हें दुश्मन जहाज़ों पर हमला करने और लूटपाट करने की इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में इंग्लैंड में ये पेशा अवैध घोषित कर दिया गया और वे असली समुद्री डाकू बन गए। कहा जाता है कि 16वीं सदी के अंत में वे तुनीजिया चले गए, जो उस समय उस्मानी खिलाफत के अधीन था। वहां जाकर उन्होंने और उनके अनुयायियों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उनका नाम यूसुफ रईस हो गया। कैप्टन बारबोसा का किरदार असल में खैर अद-दीन पाशा 1476 से 1546 से प्रेरित है। वो उस्मानी साम्राज्य की नौसेना के प्रमुख कमांडर थे। ब्लैकबियर्ड या एडवर्ड टीच 1680 से 1718 दुनिया के सबसे कुख्यात समुद्री डाकुओं में से एक थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और उत्तरी अमेरिका के तटीय तट पर आतंक फैलाया हुआ था। उनका किरदार फिल्म में बिना बदले दिखाया गया है। 12वां, पहली फिल्म के लिए कैरिबियन द्वीप समूह के ज्वालामुखी द्वीप सेंट विंसेंट को चुना गया। यहीं पर ज्यादातर शूटिंग हुई। पोर्ट रॉयल टॉर्टुगा का सेट भी यहीं बनाया गया। स्थानीय लोगों को ही क्रू और एक्स्ट्रा के रूप में लिया गया। इसी वजह से ये जगह अब पायरेट्स फैंस के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। डेड मैन्स चेस्ट की शूटिंग डोमिनिका द्वीप पर हुई। वहां रास्ता न होने के कारण डिज्नी को नई रास्ते बनानी पड़ी। कई बार क्रू और सामान को नाव और हेलीकॉप्टर से लाना ले जाना पड़ा। कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल की गुफा का सेट बनाने में 100 से ज्यादा कलाकारों को लगभग 5 महीने का समय लगा।